Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पर। मित्रों, टीचिंग मेथड का टेस्ट नंबर आपके लिए 14वां लेकर आया हूं। इसमें बिल्कुल 20 प्रश्न इसमें रहेंगे और ये जो प्रश्न है ये लेवल 1 और लेवल 2 सभी सब्जेक्टों के लिए बहुत ही शानदार प्रश्नों का समावेश इस टेस्ट में रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखेंगे। साथियों, प्रश्न नंबर 1 आता है, उपचारात्मक शिक्षण होता है 1 प्रकार से, 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, 4 प्रकार से। तो मित्रों, आपको ये देखना है कि उपचारात्मक शिक्षण कितने प्रकार से होता है। मित्रों, इसका राइट आंसर आता है उपचारात्मक शिक्षण 2 प्रकार से होता है। ठीक है, कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। एक तो होता है व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण और दूसरा होता है सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण। जो व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण होता है इसमें किसी एक बालक का ही उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है, और जो सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण होता है इसमें कई बालकों का एक साथ उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। तो इसका दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे मित्रों। दूसरा प्रश्न है, पद्य शिक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या है? भावानुभूति, रसानुभूति, सौंदर्यानुभूति और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों देखिए, पद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं पूछ रहा है, पद्य शिक्षण का अंतिम उद्देश्य यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मित्रों वैसे पद्य शिक्षण का जो उद्देश्य है वो रसानुभूति भी होता है, सौंदर्यानुभूति भी होता है, लेकिन आपको यहाँ पे अंतिम उद्देश्य अगर पूछा जाता है कहीं पर भी पद्य शिक्षण का, तो पद्य शिक्षण का अंतिम उद्देश्य माना जाता है सौंदर्यानुभूति को। ठीक है, याद रखना, इस चीज़ को लिख सकते हो आप अगर लिखना चाहो तो, कि पद्य शिक्षण का अंतिम उद्देश्य सौंदर्यानुभूति करना होता है। यहाँ तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। तीसरा प्रश्न आता है, भाषा प्रयोगशाला का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? पठन शिक्षण के लिए, उच्चारण सुधार के लिए, मूल्यांकन करने के लिए और अर्थग्रहण करने के लिए। तो साथियों, ये जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से आपको किसी एक का चयन करना है कि भाषा प्रयोगशाला का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आता है वो है दूसरा विकल्प, उच्चारण सुधार के लिए भाषा प्रयोगशाला का उपयोग किया जाता है। देखिए, उच्चारण सुधार के लिए मतलब बालक अगर किसी चीज़ को अशुद्ध रूप से उच्चारित करता है तो उसके उच्चारण को सही करने के लिए ही भाषा प्रयोगशाला का उपयोग किया जाता है। इसमें कई प्रकार के उपकरण होते हैं जैसे लिंगुआफोन, ग्रामोफोन वगैरह। इनसे क्या भाषा संबंधी जो अशुद्धियाँ हैं वो दूर की जा सकती है, इसलिए इसका दूसरा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट चौथा प्रश्न देखेंगे मित्रों। चौथा प्रश्न आता है, पर्यावरण अध्ययन में छात्र द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान व कौशल का पता किस परीक्षण द्वारा लगाया जा सकता है? अभिवृत्ति परीक्षण द्वारा, निर्धारण परीक्षण द्वारा, निष्पत्ति परीक्षण द्वारा और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर आता है प्रश्न नंबर 4 में वो आता है तीसरा विकल्प, निष्पत्ति परीक्षण द्वारा। देखिए, निष्पत्ति परीक्षण क्या होता है मित्रों? निष्पत्ति परीक्षण का मतलब है कि छात्र ने जो पढ़ाया है वो कितना ज्ञान ग्रहण किया है, ये जानना ही निष्पत्ति परीक्षण कहलाता है। अतः इसका तीसरा विकल्प ही सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न नंबर 5। पांचवा प्रश्न है, देखिए आपके सामने पांचवा प्रश्न है, छात्र को विभिन्न गणितीय आकृतियां देकर उनमें से त्रिभुजाकार आकृतियां अलग कराई जाती है। इसका प्राप्य उद्देश्य है ज्ञानात्मक, भावात्मक, अनुप्रयोगात्मक और अवबोधात्मक। तो साथियों, प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर बताइए कि यहाँ आप छात्र को गणित की कई आकृतियाँ देखकर जो त्रिभुजाकार आकृतियाँ हैं उनको अलग करवा रहे हो। तो इसका जो सही आंसर आता है वो है अवबोधात्मक, चौथा विकल्प। क्योंकि अवबोधात्मक उद्देश्य का मतलब क्या है? आप उस चीज़ को अच्छी तरह से पहचानते हो, अच्छी तरह से जान सकते हो, आप वहाँ पर तुलना कर सकते हो, वर्गीकरण कर सकते हो, अलग कर सकते हो। ये चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए इसका कौन सा विकल्प सही होगा? चौथा विकल्प इसका सही रहेगा प्रश्न नंबर 5 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे मित्रों, प्रश्न नंबर 6। तो छठा प्रश्न आता है, कक्षा में अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए लाभ हानि का प्रकरण पढ़कर वह घर पर किसी वस्तु पर होने वाले लाभ हानि का पता लगा लेता है। कौन लगा लेता है? छात्र। इसमें छात्र शब्द टाइप होना चाहिए था, लेकिन वो टाइप नहीं हो पाया किसी वजह से, या फिर मैं उसको मतलब टाइप करते करते कोई मिस्टेक हो गई होगी। तो मित्रों यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार से है कि कक्षा में अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए
लाभ हानि का प्रकरण पढ़कर छात्र घर पर किसी वस्तु पर होने वाले लाभ हानि का पता लगा लेता है, तो इसको कौन सा उद्देश्य कहेंगे? ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और दक्षता। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो है ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग का मतलब क्या है? सीखे गए ज्ञान का नवीन या किसी दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना। तो देखिए छात्र ने यहाँ लाभ हानि का प्रकरण तो स्कूल में पढ़ा है और घर पर किसी वस्तु पर लाभ हानि वो पता चला रहा है, तो मतलब वो अपने ज्ञान का क्या कर रहा है? उपयोग कर रहा है। इसलिए इसका कौन सा विकल्प सही रहेगा? तीसरा। नेक्स्ट 7वां प्रश्न देखेंगे मित्रों। 7वां प्रश्न है, लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है सीधी रेखाओं से, घुंडियों से, तिरछी रेखाओं से और अक्षरों से। तो मित्रों इसका राइट आंसर है पहला विकल्प, सीधी रेखाओं से। देखिए ये प्रश्न रीट भर्ती में आया हुआ प्रश्न है। अपन क्या सोचते हैं कि जब बालक लिखना सीखता है तो आड़ी तिरछी रेखाएं खींचता है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसका विकल्प नंबर 1 सही मान रखा है। सीधी रेखाओं से लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है, ऐसा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का मानना है। अतः मित्रों आपको भी ये याद रखना है कि लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ किससे होता है? सीधी रेखाओं से होता है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न देखेंगे साथियों। 8वां प्रश्न है, समग्र और सतत मूल्यांकन विकल्प देखना है। विद्यार्थी के लिए उपयोगी परंतु शिक्षक के लिए भार है। समग्र और सतत मूल्यांकन में शिक्षक और छात्र के बीच निकट संबंध आवश्यक है। समग्र और सतत मूल्यांकन शिक्षण के दौरान भी संभव है। समग्र और सतत मूल्यांकन से ही विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास संभव है। तो मित्रों यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर बताना आपको, इसका सही आंसर क्या रहेगा। साथियों इसका तीसरा विकल्प भी सही है और इसका चौथा विकल्प भी सही है कि समग्र और सतत मूल्यांकन शिक्षण के दौरान भी संभव हो सकता है और इससे ही व्यक्तित्व का विकास संभव होता है, क्योंकि आपको समय समय पर बालक ने कितना सीखा कितना नहीं सीखा सभी की जानकारी इसके माध्यम से प्राप्त हो जाती है। इसलिए मित्रों इसका प्रश्न नंबर 8 का तीसरा और चौथा विकल्प दोनों सही माने जाएंगे। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे मित्रों। 9वां प्रश्न है, अधिगम की संपूर्णता होती है इकाई योजना में, दैनिक पाठ योजना में, मासिक योजना में या वार्षिक योजना में। तो अधिगम की जो संपूर्णता है उसका राइट आंसर है इकाई योजना में होती है। इकाई योजना में क्या होता है कि जितने भी एक जैसे पाठ होते हैं उनको एक इकाई उसकी बना लेते हैं और फिर छात्रों को सभी पाठों को एक एक टॉपिक वाइज उसी इकाई के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। अतः ये माना जाता है कि अधिगम की संपूर्णता किसमें होती है? इकाई योजना में होती है। आप अगर इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प सही करोगे तो वो बिल्कुल गलत माना जाएगा। इकाई योजना में ही अधिगम की संपूर्णता होती है। 10वां प्रश्न देखेंगे मित्रों। 10वां प्रश्न है, श्रवण कौशल वाचन कौशल से भिन्न है क्योंकि इसमें विषय वस्तु के आत्मसात पर बल दिया जाता है, इसमें विषय वस्तु के सहज और उच्चारण पर बल दिया जाता है, यह पठन कौशल का प्रारंभिक रूप है और यह भाषा शिक्षण का प्रथम कौशल है। तो साथियों श्रवण कौशल वाचन से भिन्न क्यों है बताइए। मित्रों इसका राइट आंसर है चौथा विकल्प, यह भाषा शिक्षण का प्रथम कौशल है। देखिए भाषा शिक्षण के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो सुनना को ही श्रवण कौशल कहा जाता है और ये भाषा शिक्षण का कैसा कौशल कहलाता है? प्रथम कौशल कहलाता है। देखिए इसमें सहज और उच्चारण पर तो बल देंगे ही नहीं, क्योंकि सुन रहा है, बोल थोड़ी रहा है। इसलिए मित्रों यहाँ पे ये तो गलत हो गया। पठन कौशल का प्रारंभिक रूप, तो मित्रों पठन कौशल का प्रारंभिक रूप श्रवण कौशल नहीं है, ये भी गलत हो गया। इसमें विषय वस्तु के आत्मसात पर बल दिया जाता है, तो आत्मसात पर बल तो देखो पठन कौशल में भी दिया जाता है, इसलिए इसका चौथा ही विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। 11वां प्रश्न है, शिक्षण में सबसे अधिक उपयोग किस विधि का होता है? प्रदर्शन, प्रयोगशाला, योजना या व्याख्यान। मित्रों शिक्षण में सबसे अधिक उपयोग आपने देखा होगा व्याख्यान विधि का ही होता है। अधिकतर आपने खुद ने जब पढ़ा होगा, अध्यापकों ने आपको जब पढ़ाया होगा तो कौन सी विधि से पढ़ाया था? व्याख्यान से ही पढ़ाया होगा कि कोई भी टॉपिक है उसके ऊपर अच्छा सा लेक्चर दे देते हैं, आप उसको सुन लेते हैं, पाठ पूरा हो जाता है। इसी प्रकार से ज़्यादा पाठ पढ़ाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा शिक्षण में व्याख्यान विधि का ही प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे मित्रों। 12वां प्रश्न है, किस विधि में छात्र कार्य करके सीखता है? पाठ्य पुस्तक विधि में,
व्याख्यान विधि में, प्रदर्शन विधि में या अन्वेषण विधि में? तो करके सीखता है। करके तो मित्रों देखो व्याख्यान विधि में तो सीखेगा ही नहीं, प्रदर्शन विधि में भी देखता है, प्रदर्शन तो अध्यापक करेगा, पाठ्य पुस्तक विधि में भी कुछ नहीं करता है। तो मतलब जो अन्वेषण या जो खोज विधि है इसमें बालक कार्य को करके सीखता है, इसलिए इसका चौथा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। 13वां प्रश्न है मित्रों, विज्ञान किट तैयार किए गए हैं कॉलेज छात्रों के लिए, माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए, प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों विज्ञान किट किन बालकों के लिए तैयार किए गए हैं? इसका जो सही है विज्ञान किट तैयार किए गए हैं। देखिए विज्ञान किट जो होते हैं, मैंने विज्ञान किट के बारे में पहले भी जानकारी दी थी कि छोटी छोटी चीज़ें होती है जो विज्ञान विषय में प्रयोग की जाती है, इनके द्वारा बालकों को आसानी से कोई भी कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं। तो ये जो प्राथमिक स्तर के छात्र हैं उनके लिए ही ये तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट 14वां प्रश्न देखेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 14 आता है, कक्षा का एक छात्र कक्षा में बिल्कुल भी नहीं बोलता है, मतलब कम बोल रहा है, बिल्कुल भी क्या मतलब बोल ही नहीं रहा है। उसकी अभिव्यक्ति योग्यता को विकसित करने के लिए शिक्षक को कौन सा उपाय अपनाना चाहिए? अभिव्यक्ति योग्यता को विकसित करने के लिए मतलब कि भाई हाँ वो बोले कुछ, इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? विचार विमर्श द्वारा या कक्षा क्रियाकलाप में सहभागिता के लिए बच्चों को उत्साहित करना चाहिए। ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए जिसमें वाचाल बालक बोलना चाहे और उन छात्रों को अच्छे अंक देना जिनकी अभिव्यक्ति अच्छी हो। तो यहाँ पर आपके अनुसार ऐसा कौन सा तरीका अपनाया जाए जिससे वो बालक बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है, वो अच्छी तरह से अपनी जो अभिव्यक्ति योग्यता है उसको विकसित कर सके? तो साथियों इसका राइट आंसर है दूसरा विकल्प, कक्षा क्रियाकलाप में सहभागिता के लिए बच्चों को उत्साहित करना चाहिए। सहभाग क्रियाकलाप मतलब कोई भी चीज़ें कराई जाती है कक्षा में, तो फिर वहाँ पर वो जो बालक नहीं बोल रहा है उस प्रकार के बालकों को भी उन कार्यों में सहभागिता के लिए उत्साहित कर देना चाहिए। मित्रों इसके अलावा जो और ऑप्शन है वो नेगेटिव है। देखिए इसके अलावा विचार विमर्श द्वारा ये भी सही बात है, लेकिन वो पहले ही नहीं बोल रहा है तो विचार विमर्श कैसे करेगा? और ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए जिसमें वाचाल बालक बोलना चाहिए, तो वाचाल ही बोलेंगे तो वो कहाँ बोलेगा? और एक और है कि जिनकी अभिव्यक्ति अच्छे ढंग से होती है। देखिए इस दूसरे विकल्प के अलावा जो भी विकल्प है वो यहाँ पे नेगेटिव है। हालांकि विचार विमर्श करना ये नेगेटिव नहीं है, लेकिन वो पहले ही नहीं बोल रहा है तो विचार विमर्श कैसे करेगा, इसलिए ये गलत है। और अगर जिसमें वाचाल बालक ही बोले, ज़्यादा बोलने वाले, तो फिर उस बालक को तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। और उन छात्रों को अच्छे अंक दे जिनकी अभिव्यक्ति अच्छी हो, तो इससे भी वो बोलना नहीं सीखेगा। इसलिए इसका ओनली दूसरा ही विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे मित्रों। 15वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है क्योंकि इससे बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है, बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है, बच्चों की बुद्धि का तेजी से विकास होता है और आगे चलकर उच्च शिक्षा ग्रहण करने एवं नौकरी लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो देखिए जो प्राथमिक स्तर है, जो पीएस स्कूल होते हैं, वहाँ पर बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाना सबसे बेहतर होता है। इसके लिए यहाँ पे कौन सा विकल्प सही है? मित्रों यहाँ पे प्रथम विकल्प सही है कि बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में ही होती है। मान लीजिए बालक को तो हिंदी बोलना आता है और आप उसको क्या करते हो, पढ़ाते हो बहुत अंग्रेजी में या फिर अन्य किसी लैंग्वेज में, तो फिर वो स्वाभाविक वातावरण में पढ़ाई नहीं होती है। अगर आप उसको उसी की भाषा में पढ़ाओगे तो वो उसके स्वाभाविक वातावरण में पढ़ाई होती है। इसलिए इसका प्रथम विकल्प ही सही रहेगा। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। 16वां प्रश्न है, जिस पद्धति में बालक स्वयं अपना सुधार करता है उस पद्धति को कहते हैं अनुकरण पद्धति, जेकाटाट पद्धति, प्रश्नोत्तर पद्धति और कहानी पद्धति। तो देखिए ये विधि तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अच्छी तरह से कि बालक स्वयं खुद का सुधार कर रहा है तो उसको कहा जाता है जेकाटाट विधि। इस जेकाटाट विधि को स्वयं संशोधन विधि या स्वयं सुधार विधि भी कहा जाता है। इसमें बालक खुद ही अपनी गलतियों को संशोधित करता है। इतना इसका दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। 17वां प्रश्न है, उत्प्रेरणात्मक उपक्रम में पूछे जाने वाले प्रश्न होने चाहिए, विषय वस्तु के जटिल प्रश्न होने चाहिए, पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न होने चाहिए, गृह कार्य से संबंधित प्रश्न होने चाहिए या इनमें से सभी प्रकार के प्रश्न इसमें होने चाहिए। तो मित्रों इसका सही आंसर बताएं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इसका जो राइट आंसर है वो है पूर्व ज्ञान पर आधारित। साथियों जो उत्प्रेरणात्मक उपक्रम है उसको कहा जाता है प्रस्तावना
और प्रस्तावना में कौन से प्रश्न होने चाहिए जो छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित हो। इसलिए मित्रों इसका दूसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। 18वां प्रश्न है, चंद्रमा और उसकी कलाओं को स्पष्ट करने के लिए कौन सी शिक्षण विधि उपयोगी है। अनुसंधान विधि, निरीक्षण विधि, समस्या विधि या स्रोत संदर्भ विधि। तो मित्रों इसका सही विकल्प है वो है निरीक्षण विधि। देखिए आप खोज करके चंद्रमा वहाँ तो जाओगे ही नहीं खोज करने, स्रोत संदर्भ भी हो सकती है, लेकिन इससे बेस्ट विकल्प है या निरीक्षण। कैसे हैं, क्योंकि आप आराम से चंद्रमा और उसकी कलाओं का निरीक्षण कर सकते हो, उसको देख करके निरीक्षण अच्छी तरह से किया जा सकता है। इसलिए मित्रों इसका दूसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 19 और सेकंड लास्ट प्रश्न देखेंगे। प्रोजेक्ट प्रणाली के अनुसार अध्यापक की भूमिका एक मूक और शांत दर्शक की होती है, केवल मूल्यांकन करने वाले की होती है, केवल मार्गदर्शन करने की होती है या केवल प्रश्न पूछने की होती है। तो जो प्रोजेक्ट प्रणाली है इसको परियोजना विधि कहा जाता है। तो इसमें अध्यापक की क्या भूमिका होती है मित्रों, इसका जो सही आंसर आता है वो है केवल मार्गदर्शन करने की भूमिका होती है। मतलब इसमें सिर्फ अध्यापक के द्वारा मार्गदर्शन किया जाता है छात्रों का, और अध्यापक ज़्यादा कुछ विशेष चीज़ें करता नहीं है, क्योंकि छात्र इस विधि में करके सीखते हैं। प्रश्न नंबर 20वां और अंतिम प्रश्न देखेंगे मित्रों। छात्रों में समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं जनजीवन के प्रति सौंदर्य बोध उत्पन्न करने के साधनों में से एक है सामुदायिक सर्वेक्षण, पर्यटन, ऐतिहासिक सर्वेक्षण और चलचित्र प्रदर्शन। तो साथियों इसका सही आंसर है सामुदायिक सर्वेक्षण। देखिए कैसे है, समुदाय में, छात्रों में समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक और जनजीवन के प्रति सौंदर्य बोध कब उत्पन्न होगा, जब सामुदायिक सर्वेक्षण करेंगे, उस समुदाय को देखेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे, उसको जानेंगे, तभी तो समुदाय का प्रति सौंदर्य बोध उत्पन्न होगा। इसलिए इसका प्रथम विकल्प मित्रों सही रहेगा। तो साथियों कैसा लगा टेस्ट, लास्ट में कह रहा हूँ कि यार अच्छा लगता है तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से। और मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली क्लास में। सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।